हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर को जिस चैप्टर को हम कंटिन्यू रख रहे थे, चैप्टर नंबर 4 समष्टि बुक से आय निर्धारण, उसी के आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इससे लास्ट वीडियो में जो हमारी अपलोड हुई थी उसमें हमने पढ़ा था क्या कि ए एस इजिकल टू ए डी जो हमने किया था किसके ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए। तो वहाँ पर किस पॉइंट पर हमारा जो है ए एस इजिकल टू ए डी होता है और किस तरीके से हमारी जब ए डी इज इक्वल टू ए एस जब दोनों इक्वल होते हैं तो हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बैलेंस्ड होती है। ठीक उसी तरीके से आज भी हमें इस चैप्टर में यानी इस कॉन्सेप्ट में जो है ए डी और ए एस के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ये है कि आपको आज यहाँ पर सिचुएशंस हैंडल करनी है। ठीक है, यानी कि अगर ए डी या ए एस में कोई ऐसे सिचुएशंस दोनों अप एंड डाउन आ जाती है तो उस सिचुएशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, उन सिचुएशंस को आज यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारे देखिए पहला जो सिचुएशन दिया गया है कि अगर यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक हो जाए, यानी कि ए एस आपकी समग्र पूर्ति ज़्यादा हो रही है जबकि समग्र मांग कम है। ठीक है, तब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एब्सोल्युटली, यानी कि मानते हैं कि अगर मार्केट में किसी भी चीज़ की जो आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उस चीज़ की जो डिमांडिंग है, एग्रीगेट डिमांड है, सभी लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही है वो 90 है, लेकिन आप जो है उसकी सप्लाई यानी कि पूर्ति जो है समग्र पूर्ति वो आप 110 कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या है, आपका सप्लाई ज़्यादा है जबकि डिमांड लोगों की कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब डिमांड आपकी कम रहेगी और सप्लाई आप ज़्यादा करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की तो डिमांड 90 है तो वो 90 तक ही तो खरीदेंगे ना उस चीज़ को। बाकी का जो आपने 10% 20% जो एक्स्ट्रा आपने सप्लाई किया है वो तो आपको लॉस देगा ना। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, ना चाहते हुए वो स्टॉक आपके पास रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 90 से ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांडिंग है ही नहीं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो 90 जो डिमांड है वो तो क्या हो जाएगा, आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन 120 जो आपने सप्लाई किया था 90 ही तो कवर हुआ है ना। बाकी का आपका 30 जो है वो तो आपके पास क्या है, ना चाहते हुए भी वो स्टॉक बच जाएगा, जिससे आप अवांछित स्टॉक कहेंगे, यानी कि आपकी उम्मीद नहीं थी ऐसा होने की, लेकिन फिर भी वो स्टॉक आपके पास जमा हो गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें कहा जा रहा है कि इस अवांछित स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादक उत्पादन में कटौती करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अब देखिए अगर इस अवांछित स्टॉक को ख़त्म करना है तो क्या करना है कि अगर जो डिमांडिंग जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सप्लाई कम रखनी है, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज़्यादा सप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जब आप 120 जो सप्लाई कर रहे थे अब उसको 80 पर ले आइए, 70 पर ले आइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो उत्पादन में जब गिरावट आप करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो हमारी मांग है और जो हमारी समग्र पूर्ति है वो दोनों एक पॉइंट पर इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हैंडल होती है कौन सी सिचुएशन, जब ए एस ज़्यादा हो तो ए एस ज़्यादा हो ए डी से, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी समग्र पूर्ति को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है ए डी के इक्वल में वो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से समग्र पूर्ति ए एस अपने आप को समग्र मांग के अनुसार क्या है, समायोजित करती है, यानी कि उत्पादन में परिवर्तन या आय में परिवर्तन के माध्यम से संतुलन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जब जब आप उत्पादन में यानी कि अपनी जो सप्लाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो जब आप अपने उत्पादन में चेंजिंग कर देते हैं, कुछ परिवर्तन ले आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी ए एस जो है वो ए डी के इक्वल में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन जो है हैंडल हो गई। सेकंड में हमें दिया गया है कि यदि मान लेते हैं कि अब ए एस की जगह ए डी ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगी। ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब है आप सप्लाई यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 90 कर रहे हैं, लेकिन लोगों की डिमांड ज़्यादा है आपके सप्लाई से, 100 है, 110 है। ठीक है, लेकिन आप सप्लाई जो है वो बहुत कम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम होती है तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में उनकी मांग से कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी सेम सिचुएशन जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में यानी यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति क्या होती है, मांग से कम होती है। ठीक है,
उत्पादकों के वर्तमान स्टॉक की बिक्री हो जाएगी तथा उत्पादक बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएंगे। यानी कि सब एग्रीगेट सप्लाई के कम होने का मतलब है कि उत्पादकों के पास जितना भी उनका स्टॉक था वो सारा ख़त्म हो जाएगा एंड आगे जो डिमांड उनकी बढ़ रही है तो वो जो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे उसकी भी हानि उनको होगी। अब हानि क्यों होगी कि मानते हैं उन्होंने जितना उत्पादन किया उतना बिक गया, लेकिन अब वो अगर चाहते तो अपना उत्पादन बढ़ा के और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया नहीं। उन्होंने क्या किया, मतलब लोगों की जो मांग थी उसको बिना पूरा किए उन्होंने अपने आप को हानि में डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि यहाँ पर है कि बिना पूरी की गई मांग की वो हानि उठाएंगे। इच्छित स्टॉक को फिर से इकट्ठा करने के लिए उत्पादक अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे। यानी कि अब क्या है, वो एडी यानी कि अब डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उसके पूर्ति के लिए क्या करेंगे, वो फिर से प्लानिंग बनाएंगे कि किस तरीके से कितना आखिर हमें क्या करना है, उत्पादन करना है। फलस्वरूप समग्र पूर्ति बढ़ेगी। यानी कि जब वो प्लानिंग दोबारा से तैयार करेंगे फिर दोबारा से जब प्रोडक्शन का काम चालू करेंगे तो इसमें समग्र पूर्ति क्या है आपकी बढ़ेगी, फिर समग्र मांग के बराबर हो जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है जब आप समग्र पूर्ति को बढ़ा देंगे, जहाँ 90 था आपने 110 कर दिया तो आपकी मतलब बात वहाँ पर आ गई क्या कि वो 80 के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार समग्र पूर्ति अपने आप को समग्र मांग के साथ एकाकार अर्थात बराबर कर लेती है। ठीक है, यानी इस तरीके से क्या है, यहाँ पर जो है समग्र पूर्ति अपने आप को समग्र मांग के इक्वल में ले आएगी। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं उत्पादन में परिवर्तन या आय में परिवर्तन के माध्यम से संतुलन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पर भी क्या है, उत्पादन या अपनी आय में परिवर्तन के फलस्वरूप आप यहाँ पर फिर से अपना जो है एएस और एडी के बीच बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारे थे कि एडी और एएस के जो सिचुएशंस थे उनको हमने हैंडल किया है। ठीक है, बट अब हम देखेंगे यहाँ पर अब जो है यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था एडी इज इक्वल टू एएस डायग्राम के ज़रिए किस तरीके से हैंडल होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एस इज इक्वल टू आई वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि अब हम इसको डायग्राम के ज़रिए ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि संतुलन जीडीपी संतुलन आय तब प्राप्त होती है जब एस इज इक्वल टू आई होता है। यानी कि ये भी संतुलन जीडीपी बैलेंस इकोनॉमी का एक दूसरा सेकंड पार्ट है। यानी कि हमने पढ़ा था ना, एक तो एडी इज इक्वल टू एस और सेकंड था एस इज इक्वल टू आई। तो हमने एडी और एस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम एस इज इक्वल टू आई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको किसी भी चीज़ के आगे अगर फलन लग जाता है तो आप सीधा सीधा समझिए क्या कि यानी कि वहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन की बात की जा रही है। पॉजिटिव रिलेशन की बात की जा रही है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एस इज इक्वल टू एफ और कोस्ट में क्या दिया हुआ है वाई, यानी कि एफ यहाँ पर क्या है आपके फलन को यानी पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है बचत आय का फलन, यानी बचत का आय से धनात्मक संबंध है। यानी कि सेविंग जो है वो आय से उसका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपकी इनकम घटेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग्स क्या है घट जाएगी। तो यानी जैसे जैसे हमारी इनकम रिएक्ट कर रही है वैसे वैसे ही हमारा एस क्या है रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच क्या है पॉजिटिव रिलेशन है और इसी को हम कहते हैं एस फलन। जब बचत और आय में दोनों में धनात्मक संबंध हो तो हम कहते हैं क्या कि ये एस फलन है। ठीक है, जब हम निवेश फलन की बात करते हैं तो जहाँ आय फलन का संबंध है हम केवल स्वायत्त निवेश को ध्यान में रखते हैं। यानी कि हमने इस चैप्टर में निवेश फलन को एक स्थिर फिक्स्ड पॉइंट पर हमने फिक्स्ड आउट किया हुआ है, जो हमने इसको स्थिर मान के 20 पर फिक्स किया हुआ था। आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में एडी और एएस वाले कॉन्सेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट को आय को हमने क्या किया था एकदम फिक्स पॉइंट लेकर 20 हमने माना हुआ था। वही सिचुएशन हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। यहाँ पर भी जो है हमारा जो निवेश है आय है वो एकदम फिक्स रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारे जो डाटा है वो क्या है सेम कॉन्सेप्ट पे है जो एडी वाला था। हमने क्या किया था उसमें एएस और एडी वाले में कि हमारी जो इनकम थी वो 0, 20, 40, 60, 80 इस रेशियो से बढ़ रही थी। ठीक है, तो हमने एडी का जो कॉन्सेप्ट था वो सी प्लस आई के कॉन्सेप्ट से निकाला था। ठीक है, सी प्लस आई। ठीक है, तो अगर आपके पास सी प्लस आई हो, ठीक है, और आपके पास इनकम दी गई हो तो आप समझ जाइए कि आपका एस
आप उससे निकाल सकते हैं। एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। यानी जिस तरीके से हमने पिछले कॉन्सेप्ट में हमने ए डी को सी प्लस आई के कॉन्सेप्ट पर निकाला था, डायरेक्ट ए डी पर नहीं निकाला था, इसी तरीके से हम एस को यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट पर निकालने वाले हैं, वाई माइनस सी। क्योंकि हमारा यहाँ पे एस नहीं दिया गया है, हमें एस निकालना है, ठीक है। और एस का फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी। यानी कि जब आप अपनी इनकम में से वो हिस्सा हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं जो हिस्सा आप खर्च कर चुके हैं, तो उसके अलावा खर्च किया गया हिस्से के अलावा जो बचता है वो होती है आपकी सेविंग्स, ठीक है। तो देखिए, जब आपकी इनकम हो तो आपका जो सीधी बात है 1 2 एंड 3 तीन चीज़ें आपकी दी गई हैं, तो आपको निकालना क्या है, एस निकालना है। तो आपका एस का फॉर्मूला वाई माइनस सी। वाई आपकी क्या है, 0 और आपका सी क्या है, 30। तो 0 में जब आप 30 करेंगे तो आपका आंसर -30 होगा, ठीक है। फिर आपकी 20 है, फिर आपका 40 है, तो फिर आपका जो आंसर आएगा -20 होगा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपकी सेविंग्स हैं वो माइनस में चल रही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी कोई सेविंग्स नहीं है, इनफैक्ट आप क्या है, यहाँ पर कर्जा लेते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है आपका डाटा तैयार हो जाएगा। आपको एकदम फिक्स्ड रेशियो के साथ यहाँ पर क्या है, एडी वाले कॉन्सेप्ट में या फिर एसआई वाले कॉन्सेप्ट में आपको फिक्स्ड रेशियो पर ही लेना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप सी का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे तो वो 30 से शुरू करेंगे, 40 50 10 के रेशियो से हम बढ़ा रहे हैं इसमें, और यहाँ पर हमने वाई को 20 के रेशियो से आगे बढ़ाया है, ठीक है। आई को हमने फिक्स्ड माना था, 20 माना था, तो 20 रहेगा, ठीक है। तो यानी कि सी प्लस आई करके आपका ए डी निकल जाएगा, और अगर रही बात एस की तो वाई माइनस सी करके आपका एस निकल जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, संतुलन तब प्राप्त होता है जब एस इज इक्वल टू आई होता है। यानी कि हमने देखा होगा कि हमारा एस जो है एक जगह 20 आया है, ये प्लस है, ये जो है ये +20 आया है हमारा, तो यहाँ पर हमारा आई भी 20 है। हमें क्या प्रूफ करना है, एस इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर हमें देखना है किस पॉइंट पर हमारा एस जो है आई के इक्वल में है। तो जहाँ पर हमारा 20 आया है वहाँ पर हमारा एस क्या है, आई के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है हम अपना जो ग्राफ है उसको जब हम तैयार करते हैं वो इस तरीके से हमारा तैयार होता है। आपको पता है कि जो हमारी आई रेखा है वो क्या है, एकदम फिक्स्ड सीधी रेखा में होती है, जो 20 के रेशियो पर हमने माना हुआ है, ठीक है। यानी 20 के फिक्स्ड पॉइंट पर हमने माना हुआ है, ठीक। फिर हमारा जो था एस क्या है, हमारा माइनस से शुरू हुआ है, इसीलिए हमने इसको नीचे से पॉइंट लगाने शुरू किए। पहले -30, फिर -20, ठीक है, फिर -10। इस अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, फिर 0, फिर -10, -20, इस तरीके से हमारा वो बढ़ा है, ठीक है। तो जब हम माइनस से पॉइंट लगाते हुए और जब इस पॉइंट को हम मिलाते हैं तो हम देखेंगे क्या कि एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहाँ पर जो है ये जो एस वाली जो रेखा हमने जो बनाई है वो एस वाली रेखा आई को एक पॉइंट पर काटेगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पर आपका एस इज इक्वल टू आई होगा। यानी जहाँ पर एस भी 20 था और आई भी 20 था, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है ए डी और ए एस वाला, ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपने एक्स्ट्रा वर्क क्या किया है कि आपने इसमें एस को निकाला है, फाउंड आउट किया है। यहाँ पर हमने ए डी नहीं लिया, यहाँ पर हमने ए एस निकाला है, सॉरी एस निकाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जब हमारा डायग्राम ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद जब आते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। यानी कि आपको डायग्राम बनाने के बाद 3 से 4 पॉइंट एब्सोल्युटली एग्जैक्टली लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप जो है ग्राफ बनाने के बाद उसमें जो भी आप नोटिस करते हैं, मान लेते हैं आपको बुक वाली लैंग्वेज याद नहीं है, बट आप उसमें जो भी नोटिस करते हैं, आपने जो भी स्टेप्स लिए होते हैं, वो सारे स्टेप्स आपको 3-4 लाइन 4-5 लाइन में कवर कर देना है। उससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन भी आपका अट्रैक्टिव लगता है, देन आपको मार्क्स गेन करने में ईजी होता है, ठीक है। तो मैं देखिए ओ के, यानी कि ओ हमारा क्या है, यहाँ है, के है यहाँ है, तो ओ के स्थिर निवेश है जो वाई के स्तर से स्वतंत्र है। यानी कि ओ के, यानी ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, हमारा स्थिर निवेश है। स्थिर निवेश यहाँ शुरू हो रहा है ना, तो इतना जो है हमारा एकदम फिक्स्ड जो है हमारा आई है जो वाई से एकदम फ्री है। यानी कि हमारी जो आई वाली लाइन है उसका 0 से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ओ पॉइंट से उसका कोई रिलेशन नहीं, सीधा किससे रिलेशन है, उसका 20 से है, ठीक है। सेकंड हमने देखा क्या, ओ के, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ओ के ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव बचत है, यानी कि यहाँ पर ओ के बार दिया गया है, ठीक है।
ओ के बार, तो ओ यहाँ है हमारा, के बार हमारा यहाँ है। तो ये क्या है, हमारी नेगेटिव बचत दी गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी माइनस में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी बचत है वो ऋणात्मक है। ठीक है। यहाँ पर जो हमारी जो एस रेखा ने आई को कट किया था, यानी कि जहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा ई है। तो ई बिंदु पर क्या है, जहाँ ई संतुलन बिंदु है, जहाँ पर एस इजिकल टू आई है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा ओ टी, यानी कि ओ हमारा यहाँ है और टी हमारा कहाँ है, यहाँ है। दिखाते हैं भी, ओ हमारा यहाँ है और टी हमारा यहाँ है। तो ओ टी संतुलन, जीडीपी संतुलन आया है। तो यानी कि जाहिर सी बात है ये वाली रेखा तो आपकी क्या है, ये संतुलन, जीडीपी या संतुलन आया आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने डायग्राम के ज़रिए एस इजिकल टू आई के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। जो ए एस और ए डी वाला कॉन्सेप्ट था सेम उसी पर है, बस हमने इसमें ए एस और ए डी की जगह हमने क्या किया है, सी आई और वाई के ज़रिए हमने एस निकाला है। एस निकालने के बाद हमने अपना डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमारे जो जो स्टेप्स यहाँ पर हमने लिए थे वो स्टेप्स हमने लाइन्स में लिख दिए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपका सेकंड स्टेप जो है, यानी कि जीडीपी जो संतुलन है हमारा, उसका सेकंड स्टेप यानी एस इजिकल टू आई होता है, वो क्या है हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है डायग्राम के ज़रिए। ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।